हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक नया वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएफ की ए टू जेड जितना सब क्वेरी है सब कुछ आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, 15-20 मिनट हो सकता है। आप वीडियो पे बने रहिए, काट चीट मत कीजिए। काट चीट करोगी तो पूरा समझ में नहीं आएगा कि कोई भी स्टेप हो अगर मैं वीडियो में बता दूँगा और आपने स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं बता देता हूँ पीएफ का जो यूएन नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है, ठीक है। ये आपको मिलेगा आपका पे स्लिप या फिर आप सैलरी स्लिप जो भी बोलते हो वहाँ पर मिलेगा यूएएन लिख करके यूएन नंबर मिलेगा। ये 12 डिजिट का रहता है। तो सबसे पहले आपको ये जो यूएन नंबर है इसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। इसके एक्टिव करने के लिए आपका जो यूएन नंबर है उसके साथ आपका आधार लिंक ज़रूरी है अभी, ठीक है। पहले नहीं लगता था, अभी आधार लिंक होना ज़रूरी है। और आपको चाहिए क्या, आपका जो यूएन नंबर, आधार लिंक और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आपका एम्प्लॉयर जैसा मतलब वहाँ पर बैठा है सेम टू सेम ऐसे बैठा के आपको, या फिर आपका जो आधार कार्ड में जैसा है ऐसा बैठा के आपको आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिव करना है, ठीक है। ये आपको मिलेगा यूएन एक्टिवेशन जो ऑप्शन है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको और एक बात बता देता हूँ, अगर आपका नाम में कोई मिसमैच है, ठीक है, आपका यूएन नंबर के साथ मैच नहीं हो रहा है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, यूएन नंबर के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो आपको एम्प्लॉयर के साथ संबंध करना पड़ेगा। पीएफ ऑफिस पे संबंध करके या फिर हम लोगों के साथ संबंध करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सीधा आपका जो एम्प्लॉयर है उनके पास जाके आपको संबंध करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको आपका जो पासबुक है, ठीक है, आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिव करने के बाद जो पासबुक आपको दिखना है वो आपको मतलब तुरंत ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके लिए एक कंडीशन है, आपको 6 घंटा बाद में आपका जो पासबुक है वो दिखाता है। लेकिन मैं एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये आजमाए तो आपको जो पासबुक है या 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है, आपको क्या करना है, आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिव करके साथ ही साथ में आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, वो आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। आपका पासवर्ड चेंज कर लोगे तो 1.5 या 2 घंटा के बाद में आपका जो पासबुक है, पासबुक बैलेंस है वो आप चेक कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों ने कोई भी क्लेम किया है, देखिए 31, 19, 10 से जो भी है, ठीक है, इसका मैक्सिमम जो वेटिंग है वो आप लोगों को 15 से 20 दिन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत ही, हम लोगों को मैसेज देता हो सर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, इतना दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो इसके लिए जो मैक्सिमम टाइमिंग है वो 15 से 20 दिन है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लो। ये बहुत ही लोगों ने मेरे को मैसेज किया है व्हाट्सएप में या फिर मेरा जो यूट्यूब वीडियो में कमेंट किया है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहती हूँ, इसका जो मैक्सिमम वेटिंग है ये आप लोगों को 15 से 20 दिन करना पड़ेगा। अगर कोविड वाला फॉर्म फिलअप किया है तो 1 हफ्ता के अंदर आ जाता है, कभी कभी लेट होता है। तो मैक्सिमम आप 15 से 20 दिन वेट कीजिए, आपका अगर क्लेम सेटल हो या फिर रिजेक्ट हो, दोनों में एक हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है किस लिए रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको आप लोग चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं बता देता हूँ। आपका जो रिजेक्शन रीज़न है, ठीक है, ये आपका ट्रैक क्लेम स्टेटस या फिर आपका जो पासबुक है वहाँ पर आप व्यू क्लेम स्टेटस पे आप जाके जो रिजेक्शन रीज़न है वो आपको कॉपी करना है, ठीक है। वो कॉपी कर लीजिए। पहले कॉपी करने के बाद यूट्यूब में जाइए, जाके आप जो कॉपी किया है, जो रिजेक्शन जो रीज़न है, ठीक है, जो कारण है रिजेक्ट होने का, वो आप कॉपी करके यूट्यूब पे पेस्ट करके आप जान सकते हो। ढेर सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कि आपका जो क्लेम है ये क्यों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका क्लेम रिजेक्ट होता है नेम मिसमैच पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बैंक अकाउंट है ना, उसका जो पासबुक है वहाँ पर चेक कीजिए। अगर आपका नाम में कोई गड़बड़ है या फिर आपका पिताजी का नाम में कोई गड़बड़ है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। या फिर आपका जो पासबुक है वहाँ पर बैंक का सील, ऑफिशियल सील, बैंक मैनेजर का सिग्नेचर अगर ये भी नहीं रहेगा तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। 31 हो जाता है सेटल, लेकिन फ्रॉम नंबर 19 और 10 से जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर सील और सिग्नेचर नहीं रहता है तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को और एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आपका पिताजी का नाम में कोई गड़बड़ है पासबुक में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको आपका यूएन के साथ जो पिताजी का नाम रहता है वो उसमें कोई गड़बड़ है तो आप ये ठीक नहीं कर पाओगे। ये आपका एम्प्लॉयर या फिर पीएफ ऑफिस में जाके ये ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बैंक पासबुक में कोई भी मतलब स्पेलिंग में कोई मिसमैच है या फिर कोई भी गड़बड़ है तो आप बैंक में जाके केवाईसी करके आपका जो नाम है,
आपका नाम या फिर आपका पिताजी के नाम जो भी है, आप वहाँ पर जाके केवाईसी करके आप टिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आपका जो पीएफ अकाउंट है उसका जो अमाउंट है, ठीक है, अगर आपका पीएफ बैलेंस है 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जब फॉर्म नंबर 19 फिलअप करोगी तो आपको 15G फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 15G फॉर्म फिलअप करना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप ये आजमाओगे तो आपका जो चार्ज है TDS चार्ज वो नहीं काटेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको जो ट्रिक बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपका जो फॉर्म नंबर 19 है, ठीक है, वो फिलअप करने के पहले आप 31 फिलअप कीजिए, ठीक है। 31 फिलअप करके आप एडवांस पैसा उठा लीजिए, ठीक है। एडवांस पैसा उठा के अगर आपका पैसा 50,000 से कम हो गया तो आप फॉर्म नंबर 19 फिलअप कीजिए, अगर नहीं हुआ तो दोबारा एडवांस उठाइए। ऐसा करके आप एडवांस उठा के 50,000 से नीचे बैलेंस लाइए, उसके बाद आप क्लेम कीजिए, ठीक है। फॉर्म नंबर 19 जो है वो फिलअप कीजिए, उसके बाद आपका जो TDS है वो नहीं काटेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, ऐसा मैंने बहुत बार किया है, बहुत लोगों का जो फॉर्म नंबर 15G है वो फिलअप करने में काफ़ी मतलब दिक्कत होता है, और ये मतलब बहुत कुछ फिलअप करना पड़ता है और हम लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता है। इसीलिए मैंने बहुत आदमी का ऐसे एडवांस उठा कर फॉर्म नंबर 19 जो है वो बाद में फ़िलअप किया है, ठीक है। 50,000 से नीचे बैलेंस लाके मैं बाद में फ़िलअप किया है, और उसके बाद जो अमाउंट है वो पूरा आ गया, कोई भी TDS चार्ज नहीं काटा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो पासबुक कैलकुलेशन है, ठीक है, वो पासबुक कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं आपको एकदम सिंपल तरीक़ा से मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो पासबुक है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। पासबुक ओपन करके आपका जो टोटल EE बैलेंस और टोटल ER बैलेंस जो है वो आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। यानी कि दोनों एक साथ ऐड करके जितना अमाउंट होता है प्लस करके, मान लीजिए EE बैलेंस 5,000 और ER बैलेंस 7,000, तो टोटल प्लस करके आपको हो जाएगा 12,000। तो ऐसा होता है EE और ER बैलेंस कैलकुलेशन। उसके बाद दोस्तों आपका जो 12,000 हुआ, 5,000 और 7,000 मिलकर 12,000 हुआ, उसके साथ और एक अमाउंट ऐड होगा, ये आपको मिलेगा पासबुक का नीचे, ठीक है। पासबुक का नीचे राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड जो कॉर्नर राइट कॉर्नर जो ऊपर में लिखा है पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन वाला जो बॉक्स है उसका एकदम नीचे, एकदम नेक्स्ट करके आपको एकदम नीचे जो अमाउंट मिलेगा पेंशन कंट्रीब्यूशन में, वहाँ पे जितना अमाउंट रहता है, मान लीजिए आपका 6,000 है, ठीक है, तो आपका जो ये पेंशन कंट्रीब्यूशन 6,000 है ये ऐड होगा 12,000 के साथ। ये जो EE बैलेंस और ER बैलेंस है ना, उसका जो 12,000 हुआ है उसके साथ आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो 6,000 है ये ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके आपका टोटल हो जाएगा 18,000, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है पासबुक कैलकुलेशन PF का, ठीक है। तो टोटल EE बैलेंस, ER बैलेंस और पेंशन कंट्रीब्यूशन एक साथ प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आपका PF बैलेंस है, ठीक है। बहुत आदमी बोलता है आपका जो अमाउंट है उसका डबल मिल जाएगा, तो इसका डबल नहीं मिलता है, यही आपको डबल करके देता है, यही आपका जो कैलकुलेशन हुए वो डबल करके ही आपका जो कैलकुलेशन वो पूरा होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो पासबुक का कैलकुलेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका PF अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका नाम पे कोई प्रॉब्लम है या फिर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, तो इसको सही करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैनेज करके, ठीक है। आपका जो UN नंबर, पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद जो पेज ओपन होगा, ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर में मैनेज करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके आपको बेसिक डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। बेसिक डिटेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा आपका नाम ठीक करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ ठीक करना है या फिर आधार नंबर सही करवाना है, ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो बेसिक डिटेल्स है, ठीक है, ये आपको फिलअप करके आप अगर आपने 2-3 कंपनी में काम किया है, जो कंपनी आपको सही लगता है, ठीक है, वही कंपनी आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। वही कंपनी का जो नाम नीचे बॉक्स में मिलेगा आपको वही कंपनी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप सेव में क्लिक कर दीजिए। आपका जो मतलब KYC है वो आपका एम्प्लॉयर के पास चले जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर अप्रूव करने के बाद आपका ये चले जाएगा PF ऑफिस में। उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर अप्रूव कर दिया, उसके बाद PF ऑफिस जाता है तो PF ऑफिस अप्रूव कर देता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में। और उसके बाद दोस्तों और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2-3 साल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5-6 साल डिफरेंस है तो आपको दिक्कत आ सकता है। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, आपका जो PRTC होता है या फिर डेट ऑफ बर्थ जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है
या फिर आप पासबुक दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो। तो सबसे अच्छा होता है अगर आपके पास पासपोर्ट है तो, पासपोर्ट होता है तो आप अगर आपने पासपोर्ट का फ़ोटो दिया है, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस 5-6 साल हो जाता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पीएफ ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आपका जो पासपोर्ट है वही पासपोर्ट का फ़ोटो देने से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पास नहीं है तो आप पैन कार्ड दे सकते हो, पीआरटीसी दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बार बार रिजेक्ट होने का चांस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने 2-3 कंपनी में काम किया है और आपका 3-4 मतलब मेंबर आईडी हो गया और आपका जो अमाउंट है, टोटल बैलेंस है, वो एक ही आईडी में, मेंबर आईडी में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ट्रांसफ़र है बैलेंस वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको आपका जो यूएन नंबर, पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद जो इंटरफेस आता है वहाँ पर ऊपर में आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिलेगा, वहाँ पर जाके वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट मिलेगा, वहीं पर आपका जाना है। जाने के बाद आपका यूएन नंबर डालना है, डालने के बाद आपका जो भी कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र करके लाना है वो कंपनी का एड्रेस देना है, नाम देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे एकदम नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा एम्प्लॉयर द्वारा आपका ये जो अप्रूवल है ये करवाना है, ठीक है। आपको जो एम्प्लॉयर सही लगता है, अगर आपको लगता है ये एम्प्लॉयर मेरा काम करके दे देगा तो आप वही कंपनी को आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो ट्रांसफ़र है ये 30 से 45 डे के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दिया तो आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा 30 या 45 डे के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कैसे करना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो लिंक बना के मेरे पास वीडियो लिंक है, मैं आपको वीडियो लिंक दे दूँगा, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको और एक बताना है, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद आपको कोई भी आदमी बोलता है आपको ओटीपी दे देना है, आपका पीएफ का जो पैसा है वो निकल के दे देगा, तो आपको अलर्ट रहना है, आपको कोई भी ओटीपी देना नहीं है। कुछ भी है, अगर आपका पीएफ रिलेटेड नहीं है, आपका आधार संबंधित या फिर कुछ भी है, बैंक रिलेटेड कुछ भी है, कोई आदमी फ़ोन करके बोलता है ओटीपी दे दो, तो आप ओटीपी मत दीजिए, ठीक है। अगर आप साथ में हैं या फिर आपका जो आदमी है अगर आप साथ में हैं या फिर आप किसी बंदे को दे के कोई काम करवा रही हो, उसने ओटीपी मांगा है तो आप ओटीपी दीजिए, उसके बाद भी आप चेक करके दीजिए कि वो बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। ये जो ओटीपी है ये काफ़ी सिक्योर रहना चाहिए, ठीक है। ये ओटीपी आपको देने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि आपको ओटीपी जो है वो क्यों देना है, ठीक है, वो क्यों पूछ रहा है और आप क्यों दे रही हो। अगर ऐसा कोई फ़ोन कॉल आता है ओटीपी के लिए तो आप ओटीपी मत दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ओटीपी का जो प्रॉब्लम है यह आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और एक बात बताना है, अगर आपको फॉर्म नंबर 31 जो है वो फिलअप करना है तो आपको कैसे फिलअप करना है, आपको एकदम सही तरीक़ा से फिलअप कीजिए। आपका जो बैंक पासबुक है वहाँ पर जो डिटेल्स है वही बैठाइए, ठीक है। अगर आपका बैंक पासबुक में आपका डिटेल्स जो है वो आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर आपने काम जहाँ पर किया है वहाँ का एड्रेस है तो आप वहाँ का दीजिए, या फिर आपका जो बैंक पासबुक है यहाँ पर आपका घर का एड्रेस रहेगा तो वो वही एड्रेस दीजिए। सिटी पे सिटी का नाम, विलेज पे स्ट्रीट पे स्ट्रीट का नाम, जो स्टेट होता है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, जो पिन नंबर है वो भी आपका पासबुक में जैसा है वैसा ही बैठाइए, ठीक है। तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट होने का चांस बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो 31 फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है आपको समझ में आ गया है। सेम टू सेम फॉर्म नंबर 19 जो है वो भी फिलअप करना है आपको। 19 में खाली फॉर्म नंबर 15G जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 50,000 से ज़्यादा है तो 15G भरना है, 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो आपको 15G भरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 10 CB सेम टू सेम 31 की तरह ही फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आपने रिज़ाइन दे देना है और आपने एम्प्लॉयर के साथ नहीं है, अभी काम छोड़ दिया, घर में आ गया, तो आपको घर बैठ के आपको जो रिज़ाइन है वो आप दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको यूएन पोर्टल में जाके आपका यूएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसको जो इंटरफेस आएगा वहाँ पर जाके आपको मैनेज पे जाना है। उसके बाद मार्क एग्जिट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपका जो मार्क एग्जिट डालना है, जो ही एम्प्लॉयर जो भी कंपनी है वही कंपनी का नाम आएगा, आपको उस कंपनी में उस कंपनी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका जो डेट ऑफ जॉइनिंग एंड डेट ऑफ एग्जिट जो डेट है वही मांगेगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जिट जो डेट है वही मांगेगा। उसको आपको कैसे चेक करना है, वो आपको डेट ऑफ एग्जिट वाला जो डेट है वो आपको पासबुक में मिल जाएगा, ठीक है। पासबुक ओपन करके लास्ट कंट्रीब्यूशन जो भी है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन वाला एक
मतलब वहाँ पर ऑप्शन रहता है, वहाँ पर दिखाता है आपका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है लास्ट में, एकदम पासबुक का लास्ट में जाके देखिए वहाँ पर कंट्रीब्यूशन वाला जो ऑप्शन है वो कितना डेट में हुआ है, ठीक है। वही जो डेट है वो डेट आपको डेट ऑफ एग्जिट का डेट में बिठा देना है। उसके बाद आपको मार्क एग्जिट के लिए OTP चाहिए होगा, आपको OTP पे प्रेस करना है, OTP डाल देना है, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है जो मार्क एग्जिट या फिर रिज़ाइन, ठीक है। तो आप आसानी से आपका जो मार्क एग्जिट है वो घर बैठे कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क एग्जिट कैसे डालना है या फिर आपका जो रिज़ाइनेशन है वो कैसे देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको PF रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संबंध कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सअप है वहाँ पर आप आके जुड़ सकते हो मेरे साथ। मैं कोई भी फीस नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री काम करके देता हूँ। काम करके मतलब मैं जो भी हेल्प चाहिए आप लोगों को वही करके देता हूँ मैं। तो मेरे साथ आप लोग संबंध कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6374664115, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए एक कंडीशन है, आपको यही वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिख के आप मेरे साथ संपर्क कीजिए व्हाट्सअप में, मैं आपको फ्री में हेल्प करके दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या कंडीशन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल के साथ, और चैनल पर नहीं है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि PF रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हमेशा आते ही रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वेट कीजिए नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।